हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ के लोग कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों पर ही निर्भर थे और वह उसका संग्रह करते थे, यानी इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे और जो जानवरों का शिकार करते हैं उनको आखेट कहा जाता है। 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू करा। वे भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु को भी पालते थे। ये देखिए, काबुल नदी है, यहाँ पर सुलेमान जगह है और ये किरथर जगह है। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर भी कृषि का विकास हुआ है और सबसे पहले चावल उपजाना शुरू करा था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये देखिए, ये रही गारो की पहाड़ियाँ और ये थे विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले चावल उपजाना शुरू किया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। 4,700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों की स्थापना की गई। ये देखिए, ये सिंधु नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास नदी। 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। यानी कई लाख साल पहले तो नर्मदा नदी के पास रहते थे लोग। फिर 8,000 साल पहले स्त्री पुरुष वो आए थे सुलेमान और कित्थर की पहाड़ी पे। उसके बाद गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, गारो पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ, वहाँ पर कृषि का विकास हुआ। उसके बाद 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास विकास हुआ। फिर 2500 साल पहले गंगा सहायक नदियों में नगरों का विकास हुआ। उसके बाद गंगा के दक्षिण में जो सोन नदी है, इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी जो बिहार है इस समय, प्राचीन काल में उसको मगध कहा जाता था, वर्तमान में बिहार है। यह विशाल व शक्तिशाली राज्य था। ये देखिए, ये है सोन नदी, यहाँ पर बिहार है, यहीं पर मगध राज्य का विशाल विस्तार हुआ था। लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे यात्रा किया करते थे। वे कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के जोखिम भरे रास्ते से भी जाया करते थे। वे लोग काम की तलाश में आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्र, पहाड़ियों व पर्वतों के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण एशिया को। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत है हमारा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, चीन, ईरान, म्यांमार थे उस समय। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। किन्होंने कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने सबसे पहले भारत को। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था, यानी कि जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था। पुराने ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है कि भारत में कई ऐसी जगह थी, यह नाम था जिसमें भारत या भारत कहा जाता था। संस्कृत के 3500 वर्ष पहले संस्कृत के ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। किस चीज़ का? उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो समुदाय थे उनको भारत नाम से पुकारा जाता था। पांडुलिपि किसे कहा जाता है? यह एक लैटिन शब्द होता है जिसका नाम है मैनू। यह लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि एक तरह से ये कोई ऐसा आलेख होता है जो पत्तों पे लिखा जाता है। अलग अलग तरह के अलग अलग पत्ते उनको, या वृक्ष होते, वृक्ष की छाल को, बाहर के किनारे की जो छाल होती है उसको, छाल को छील कर और उस पे लिखा जाता था। लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? पांडुलिपि।
ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। यह बुर्ज पेड़ की छाल में से बनी जाती थी। ये देखिए, ये पांडुलिपि है जो हमें प्राप्त हुई है। ये ताड़ के वृक्ष से बनाई गई है। और कुछ लिखित स्रोत भी मिले हैं, जैसे हमारे उसको प्राचीन सभ्यता के बारे में बताते हैं। महाकाव्य, कविताएं व नाटक संस्कृत में मिले हैं हमें। लिखित स्रोत जैसे महाकाव्य, कविताएं, नाटक और भी चीज़ रचनाएं वगैरह हैं जो हमें संस्कृत भाषा में लिखित रूप से मिली हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक व तमिल भाषा में मिली है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग उस समय किया करते थे। आम लोग उस समय प्राचीन काल में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। अभिलेख वो होते हैं जो पत्थर, धातुओं तथा कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। 2250 वर्ष पूर्व एक अभिलेख अफगानिस्तान जो वर्तमान में के कंधार से प्राप्त हुई है। इस समय तो उसको अफगानिस्तान कहा जाता है, लेकिन पहले वो कंधार कहा जाता था उसको। तो हमें अभिलेख मिले हैं जो पत्थर, धातु या कठोर सतह पर लिखे हुए मिले हैं। यह अभिलेख अशोक शासक के आदेश पर बनाया गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी व अरामेक नाम यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी व अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों द्वारा भाषाओं में है। जो ये आलेख दिए हैं हमें, ये देखिए, ये आलेख प्राप्त हुए हैं हमें। ये हमें कंधार से प्राप्त हुए हैं जो इस समय अफगानिस्तान में पड़ता है। पुरातात्विक शास्त्र। अतीत में जो वस्तुएं बनी होती थी उनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। यह पत्थर, ईंट, इमारतों, अवशेषों, चित्रों व मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हमें जिसमें पुरातात्वविद हैं वो पत्थरों, ईंटों, अवशेषों या चित्रों, मूर्तियों पर अध्ययन करते थे कि इससे पता चल जाता था कि ये कितने पुराने हैं और किस शासन काल में बने थे या किसने बनाए थे। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों आदि को प्राप्ति के लिए खान पान या खोजबीन, खुदाई की करते थे। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों व सिक्कों आदि की प्राप्ति के लिए खोजबीन किया करते थे। वे खुदाई भी किया करते थे। कुछ वस्तुएं पत्थर और पकी हुई मिट्टी तथा धातुओं की बनी होती थी। ये जल्दी नष्ट नहीं होती। हमें लगता है कि ना ये जो इतने पुराने एंटीक पीस है ये ख़राब क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस समय पत्थर, आभूषण, बर्तन होते थे वो ठोस चीज़ों के बने होते थे, जिसके कारण वो आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं जो कई लाखों साल पहले बने हुए थे। क्योंकि वो कुछ तो पत्थर ठोस होता था, कुछ मेटल होता था, जो मेटल बहुत अच्छे लेवल का था उस समय, और मिट्टी थी वो कच्ची नहीं पकी हुई होती थी। उस मिट्टी को गर्म ताप पर उसको पकाया, जब मिट्टी से जब बर्तन बना लेते थे उसके बाद धूप में रखे, फिर उसको केमिकल में डालने के बाद उसको ना गर्म ताप पे या सूरज में या किसी अंगीठी वगैरह में ताप पर रखा जाता था, जिससे वो पकी जाती थी पूरी और वह काफ़ी दिनों तक चलती थी वो। ये कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो हमें आज भी उपलब्ध हैं। ये जानवरों, चिड़िया, मछलियों की भी हड्डियां ढूंढते थे। इस जानकारी से हमें ये पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाया करते थे। वनस्पति से, जीव जंतुओं से, पक्षियों से पता चल जाता है कि वह किस चीज़ का खाना पीना उनका था उस समय। वनस्पति के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते थे, क्योंकि जो वनस्पतियाँ हैं वो तो ख़राब हो जाती है या उसमें कीड़ा लग जाता है, लेकिन और चीज़ें, वस्तुएं, धातु होती हैं वो काफ़ी सालों तक हमें उपलब्ध हो सकती हैं। यदि अनाज के दाने, लकड़ी के टुकड़े अगर वो जले रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं तो उसे पता चल जाता है कि वह कितने पुराने हैं। अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा ही प्राप्त करते थे, जबकि शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर, कामधंधों पर निर्भर रहते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में, लिपियों में
लिखा हुआ। ये यूनान, 2 भाषाएं तो उसमें हमें समझ आती है, यूनानी और मिस्र भाषा, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो उसमें हमें समझ नहीं आती। इसमें राजाओं व रानी के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जाते हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। यानी कि हमें अब भी कई चीज़ें ऐसे मिल रही हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि उस सभ्यता में कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, किस तरह से रहन सहन है। अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। 5000 साल पहले यहाँ राजा रानी रहते थे। हमें एक लिपि, ये 3 लिपियाँ थी, 2, एक तो यूनानी है, दूसरी मिस्री है, एक तीसरी लिपि ऐसी है जिसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए, ना ही समझ पाए हैं। ऐसी ही सिंधु सभ्यता थी, उसमें भी हमें अभी तक ये नहीं पता चला वह किस लिपि में लिखी गई है। कृषि का आरंभ कब हुआ था? कृषि का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। हिंदू सभ्यता के प्रथम नगर का निर्माण कब हुआ था? 4700 ईसा पूर्व में। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य था, जो कि 2500 वर्ष पहले बना था। तो आज हमने पढ़ा 6th क्लास की हिस्ट्री। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।